तो चलिए आज शुरू करते हैं 32 बिहार जुडिशरी सर्विस के लिए जो आप लोगों की अपकमिंग वैकेंसी है उसके संदर्भ में। ये हमारी टारगेट फॉर आईक्यू ऐप पर लाइव क्लासेस आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस लेक्चर में मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ कि हम आज बेसिक एक रणनीति, एक चर्चा और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार जुडिशियल सर्विस को लेकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं 32 को, और ऐसे वो सभी साथी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर यूपी जुडिशरी में या फिर बिहार जुडिशरी में एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? यानी हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे वो साथी जो कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ गई हैं कि दिक्कत ये आ गई है कि भाई बिहार फोकस करें, यूपी फोकस करें वो, और साथ में कुछ हम लोग डेमो के लिए आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, साथ में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की एक सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो है और डेमो के रूप में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों से बताना चाहूँगा। बैच शुरू करने से पहले ये क्लासेस आप लोग रिकॉर्डेड हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं, और हम लोग इसमें सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हम लोगों को इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इसमें मोटे तौर से बात करें सबसे पहले तो हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को हम लोग एक नज़र जो है वो डालेंगे कि भाई बिहार का सिलेबस क्या है, मतलब बिहार सिविल जज की तैयारी करें तो फिर उसकी मेन अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है 31 बिहार का रिजल्ट आया है, ये आप लोगों को पता ही है, और जो रिजल्ट आप लोगों का आया है उसमें जीके जीएस हम लोग उस टाइम पे कराते थे। हालांकि अब हमारी क्लासेस जो हैं वो लॉ की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो पहले हमारे यहाँ इतना लॉ का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, लेकिन अब जीके जीएस में हमारे यहाँ से जो 23 स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, और इनमें से आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा जान के भी 23 में जो टॉप 50 कैंडिडेट हैं, टॉप 50 जो रैंक है उसमें 11 स्टूडेंट यानी 11 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे शामिल हैं। और देखो मैं एक ये बात आप लोगों से बता देना चाह रहा हूँ, किसी भी सफलता में, किसी भी व्यक्ति की सफलता में, उसके सक्सेस में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। कभी आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपना क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता में हर उस व्यक्ति, हर उस दोस्त का, हर उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है जो उसके प्रिपरेशन के दौरान, उस प्रिपरेशन से पहले किसी ने उसको मोटिवेट करा, किसी ने उसको सलाह दी, किसी ने उसकी फाइनेंशियली मदद करी, किसी ने उसकी सोशली मेंटली मदद करी। हर व्यक्ति का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारी वजह से वो बने हैं, बल्कि हमने उनकी मदद करी, मेहनत और सपना उनका था। ठीक है, तो ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्रेडिट वगैरह लेने का हमारा कोई सीन है नहीं, और इसलिए हमने कोई ऐसी वीडियो भी नहीं डाली है कि भैया हमारे, आप लोग देखेंगे बहुत सारे कोचिंग वाले होर्डिंग लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे फोटो लगाएंगे या वो लगाएंगे, और मैं आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा, हम लोगों ने केवल वही लिस्ट रिलीज करी है इन 23 में, केवल वही लिस्ट रिलीज करी है जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है। यानी हम लोग मैसेज का इंतजार करते रहे जिन लोगों ने बताया, और यदि अगर आप देखें, क्योंकि हमारे ग्रुप में 350 बच्चे थे मेंस के उस टाइम पे, तो 55+ कैंडिडेट हमारे यहाँ से क्वालिफाइंग हुए हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा तक भी नहीं है, ना उन्होंने हमें मैसेज करा। तो ये बात तो हो गई लोगों के नज़रिए की, उससे हमें कोई दुख और तकलीफ भी नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया, हो सकता है उन्हें हमारे यहाँ से फायदा ना भी मिला। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है क्या, हम देखेंगे पहले आज सिलेबस के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि भाई आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मेन क्या है, सिलेबस को हम लोग देखेंगे, और ये मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सिलेबस के एक नजरिया आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम का, परीक्षा का प्रारूप क्या है, जो परीक्षा है आपकी एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस आएगा, सिलेबस आएगा तो क्या क्या चीजें उसमें हमें अप्रोच रखनी है, क्या क्या चीजें, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले प्री का एग्जाम आप लोगों का होगा, और इसमें 2 पेपर आप लोगों के होंगे,
पेपर नंबर 2, पेपर नंबर फर्स्ट और 2, एक तो होगा जीएस का जो 100 नंबर का होगा और एक होगा लॉ का जो आपका 150 नंबर का होगा। हम यहां पर लॉ की कोई बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जीएस पेपर की। और मुख्य परीक्षा में मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में भी जीएस पेपर जो है वो 2 जीएस पेपर भी जो है जीके जीएस के यहाँ पर 2 पेपर आप लोगों को देखने के मिलेंगे। एक जीके ये 150 मार्क्स का होता है और एक होता है जीएस यानी जनरल साइंस, जनरल साइंस का। ठीक है, तो ये कितने हो गए 250, वो सॉरी जनरल साइंस 100 नंबर का, इन दोनों का सम करेंगे तो 250 मार्क्स का यानी 250 नंबर का मेंस में आप लोगों को रिलीवेंसी है। अब देखो आप लोग जरा दिमाग लगाइए सारे के सारे कि भाई मेरिट गई है अप्रोक्स 535 के आसपास, कितनी 535 के अप्रोक्स, और उसमें जीके जीएस का जो रिलीवेंसी है वो 250 की है। अब आप कहोगे सर क्या 250 में से 250 आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ये तो मैं भी जानता हूं खासकर मुख्य परीक्षा में। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों पेपर में आपके 150 भी आ गए, 150 प्लस मार्क्स आपके आ गए, तो आप लोगों को कितने बाकी रह गए, कितने बाकी करेंगे आप लोग भाई? 150 आपके आ गए तो बाकी अगर हम 550 की मेरिट मान भी लेते तो कितने बचे माइनस करके, और ये मैं जनरल के कॉन्टेस्ट से बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के कॉन्टेस्ट से बता रहा हूं, तो आपके कितने बचे 350 मार्क्स। और ये 350 मार्क्स आपको जो है ना, ये 350 आपको लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4 3 वहां पे ऑप्शनल होते हैं और एक 350 नंबर आप लोगों को लॉ के पेपर में से लाने हैं। किसके? लॉ पेपर में से, कुल टोटल 350। आप लोग समझ रहे हो इसकी रेलिवेंसी, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझनी जीके जीएस में। और ये मैं कई बार क्लासेस में बता भी चुका हूं कि पूरे भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि जीके जीएस यूपी, बिहार, उत्तराखंड और एमपी में ही आता है, झारखंड में आता है, बाकी सब में लॉ के सब्जेक्ट ही आते हैं। कोई भी स्पेसिफिक कोचिंग, कोई भी स्पेसिफिक स्टडी, हम जैसे मैं हूं, मेरा नाम सत्येंद्र, आप लोग जानते ही हैं, तो मैं केवल जुडिशियल एग्जाम का जीके जीएस ही पढ़ाता हूं। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं घर पे, ऑफिस में भी कि भाई हमें पीसीएस का बता दो, ये बता दो, पुलिस वाले भी, पुलिस की जो या सीजीएल की तैयारी, बट मैं मना कर देता हूँ। हमारा स्पेसिफिक रिसर्च, और लोग मुझे जो जानते हैं वो जीके जीएस की वजह से जानते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर और रणनीति की ओर, क्या क्या हम लोग आपको कराएंगे, क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो यूपी जुडिशरी से मैच करती हैं, यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी में फर्क क्या है, हम लोग उसको भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब जीके जीएस का जो पेपर है, प्री का पेपर है ना, उसमें बिहार के अगर हम संदर्भ में बात करें तो आपको बड़े 3 चीजों पे फोकस रखना है। एक आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको देखनी, ये 100 नंबर का होगा भाई, 100 एमसीक्यू आएंगे। एक आपको हिस्ट्री के साथ आपको करना है क्या, जनरल साइंस आपको होनी चाहिए जबरदस्त। अभी जनरल साइंस आपको राकेश सर को मैं बुलाऊंगा स्टूडियो में, तो वो जनरल साइंस के टॉपिक और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिर आप लोगों को क्या है, जनरल साइंस के बाद आपका है इंडियन ज्योग्राफी। एक एक चीज ना नोट कर लेना, ये इंडियन ज्योग्राफी। और इसके बाद आपका बचता है क्या, वो है आपका, अगर हम बात करें तो वो है आपका क्या, वो कहते हैं करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर यानी आपके बिहार के एग्जाम में, बिहार 32 जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में आपके 4 बड़े कोर सब्जेक्ट हैं, याद रखेंगे, क्लियर है, 4 बड़े कोर सब्जेक्ट हैं। अब इनकी एक बार हम मार्किंग देख लेते हैं भाई, कि इनकी भैया मार्किंग का हिसाब क्या है, वो हम लोग जो है देख लेते हैं कि इनके हिसाब से इसमें मार्किंग कितनी है। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो इसमें जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री भी 3 पार्ट में होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों को लगाएं तो 35 मार्क्स के आप लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। और जनरल साइंस आपको 30 नंबर की मिलेगी, तो 35 और 30 कितने हो गए, 65। बाद में आप लोगों को ये ओवरलैपिंग होता रहता है, ये 18 से 20 हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी, तो कितनी हो गई भाई 85-80 के बाद में हो गए। और बाकी जो बचा आप लोगों का, तो वो हो गया बाकी, अगर हम बात करें
बाकी 15 से 20 नंबर का वो हो गया आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो ये है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बिहार 32 जुडिशरी का जो लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न है, वो 4 चीजें आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेनी है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग और फंक्शनिंग करेंगे, इसका भी और हम अभी फंक्शन करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें फंक्शन होना है अभी। ठीक है, तो देखिएगा, और ये लमसम में प्लस माइनस 1-2 आप लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे कोस्टेंट ये 35 ही आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूं तो 2011 में 35 क्वेश्चन आए इंडियन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से 20 आए थे, फिर 18 में 18 क्वेश्चन आए थे, तो ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब इसके मैं रिसोर्सेज बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, क्या हम बेहतर तरीके से और कर सकते हैं। तो ये है आपका प्री का, ये किसका सिलेबस है भाई, ये प्री का है। और याद रखें, प्री के सिलेबस में बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सीधे तौर से अगर आप लोग देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, वो है कि इसके प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। अब आते हैं एक बार को मेंस एग्जाम में। ठीक है, मेंस एग्जाम में एक बार हम लोग आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई मेंस का क्या है। अब देखिएगा, मेंस में 2 पेपर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा जीके का, ये 150 मार्क्स का होगा, एक मिलेगा जीएस का, ये जनरल साइंस का होगा, जनरल साइंस का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जनरल साइंस और जीके, अब इसके टॉपिक भी अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मेंस का कर लेंगे तो प्री का हो जाएगा, प्री का कर लेंगे तो मेंस का हो जाएगा। नहीं, जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना, ना ही यूपी में और ना ही बिहार में कि मेंस का कर लेंगे तो प्री हो जाएगा और प्री का कर लेंगे तो मेंस का हो जाएगा। ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं क्यों। देखिएगा, अगर हम जीके की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। जैसे नंबर एक आपको फुल फॉर्म आती है 10 नंबर की। ठीक है, डेज आते हैं। ठीक है, आपको डेज के साथ साथ पर्सन आते हैं, लेटेस्ट पर्सन हु आर इन अ न्यूज, और इसके बाद आते हैं आपको प्लेसेस। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर आएगी कुछ स्कीम्स आ गई हैं, या फिर आपकी योजना जिसे कह सकते हैं। फिर आप लोगों के यहां पर बुक्स हो गई, बुक्स और राइटर्स नेम आ गए। ठीक है, आपको यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। कुछ यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की टर्म्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इंडस्ट्री आएंगी, आपको चर्चित व्यक्ति, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, और करंट अफेयर इसमें मेंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपका मेंस का सिलेबस है बिहार के लिए, और ये 1 लाइनर या 25 से 30 शब्दों का होता है। इस जनरल साइंस के भी आप लोगों को ध्यान रखिए, इसको भी एक तो फिजिक्स हो गया आपका, एक बायो हो गया, और आपका एक हो गया आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जुडिशरी एकमात्र एक ऐसा एग्जाम है कि जहां पर आप लोगों को जनरल साइंस में भी एक डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस भी आती है। अभी राकेश सर इसके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें एलिमेंट्री साइंस हम लोग कहते हैं। उसमें आपको पता है बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे घरों में एसी ऊपर ही क्यों लगाया जाता है, सर्दियों में हमारे जो नल हैं पाइप क्यों फट जाते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि हमें तेज धूप में चक्कर क्यों आने लगता है। आपको क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई कि बताइए कि जो सैटेलाइट हैं वो हमेशा इक्वेटर के पास से ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं, इक्वेटर पोलर से क्यों नहीं किए जाते। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि दिन और रात क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो इस तरह से डेली लाइफ के भौरे क्यों गुनगुनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 100 नंबर का होगा, और इस 100 में से 60 नंबर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ लेगा, या एमआरआई की फुल फॉर्म पूछ लेगा, व्हाट इज रडार क्या है, सोनार क्या है,
एड्स क्या है, डिसीज क्या होती है ये पूछेगा, या फिर यूनिट्स पूछ लेगा, अमोनिया गैस पूछ लेगा, मीथेन गैस क्या है वो पूछ लेगा। तो वो थियोरिटिकल, और 30 नंबर का इसमें से जो 30 मार्क्स का आपका बचा है वो आता है डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना कैसे संभव है, अब आपको मेंस में लिखना है। आपको क्वेश्चन आएगा जो पीसा की मीनार है वो क्यों झुकी है, और झुकी है तो गिरी नहीं, क्या कारण है। आपसे पूछेगा कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सांस क्यों फूलने लगती है। आपसे पूछे आते हैं कि मोती जो होते हैं मोती कैसे बनते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है भैया कि आपसे आता है कि भैया कि जो दूध जो है बिना उबाले क्यों खराब हो जाता है। तो वो चीजें कहां पर आएंगी, 30 नंबर में। और जनरल साइंस ये 60 नंबर की कहां पर आएगी भैया, ये आएगी आपकी जो ट्रेडिशनली आप लोग लूसेंट, आप लोग घटना चक्र से जो पढ़ते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकल पोर्शन होगा। ठीक है, इसमें उन सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर इन दोनों को मिला के अगर आप 60+ मार्क्स इसमें ले आए, और इसमें आप मेंस में इसमें आप 100+ मार्क्स ले आए, तो आप मान के चलिएगा कि आपकी टॉप 50 में रैंक होगी। ये सत्य है, कटु सत्य है। यानी क्योंकि प्रीलिम्स के तो मार्क्स जुड़ नहीं रहे, लेकिन मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो 60+ का टारगेट इसमें रखना है आपको, और 100 नंबर का ये आउट ऑफ 100 और ये आउट ऑफ 150। अगर इसमें से आप लोग दोनों साथी जितने हैं, अगर आप 150 या 160 मार्क्स ले आते हैं तो आप यू हैव ए सिक्योर टॉप रैंक। ये इसका ये सत्य जीता जागता प्रमाण है भाई 31 का। आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रीलिम्स की ओर, जो मैंने एक टेबल बनाई थी, फिर मैं राकेश सर को बुलाऊंगा आप लोगों को। प्रीलिम्स में देखिएगा ये सिलेबस मैंने आपको बताया था प्री में कि भाई क्या क्या। अब हमें क्या है भाई, 100 में से 100 नंबर तो किसी के नहीं आ सकते ना, ये तो हमें तो कट ऑफ पार करनी है कुल मिला के। ठीक है, 100 में से 100 तो किसी के नहीं आ सकते। तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या तौर तरीका अपनाना चाहिए जो हम लोग और बेहतर कर सके इसमें। तो उसके लिए अगर हम देखें तो देखो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है बिहार के कॉन्टेस्ट में, और हिस्ट्री यूपी में भी आती है 15 से 20 नंबर की, और हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोगों को ज्यादा रिलेवेंसी देगी। तो अब हिस्ट्री पे एक बार नजर डालते हैं, जनरल साइंस राकेश सर बताएंगे। देखो आप लोगों की हिस्ट्री है, ठीक है। अब हिस्ट्री में 3 पार्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, नंबर 1 एंसेंट हिस्ट्री होगी। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, और नंबर 2 है आपका जिसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन यानी मेडाइवल। ठीक है, तो मेडाइवल हिस्ट्री आप लोग देखेंगे। फिर इसके बाद तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये है, आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को जो आप लोग जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आपके ये तो प्री में भी आएगा, ये चीज बिहार में भी आएगी, और ये चीज प्लस यूपी में भी आएगी। बिहार में 35 मार्क्स और यूपी में 20 मार्क्स। लेकिन अब यहां पर क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका मेंस में आता है। ये दोनों मेंस में नहीं आते। ये क्या है, ये मुख्य परीक्षा में भी आएगा। कहां पर, बिहार में भी और आपका यूपी में भी। और बिहार में कितने का आएगा भाई, बिहार में जो मुख्य परीक्षा में ये भी 20 से 30 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहां भी 20 से 30 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों में बहुत सारे लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कोरोना के काल से वैकेंसीज भी नहीं आई हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन ये मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की रिलेवेंसी बहुत ज्यादा है, और प्रीलिम्स एग्जाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की इन तीनों हिस्ट्रियों में, अगर हम ये टोटल 35 का है तो ऐसे मानिए मॉडर्न हिस्ट्री 20, ये आपका 10 से 5 और ये 10 से 5, ये आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर रेशियो मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचा सकता है। क्लियर है, ये बात यहां तक क्लियर होगी सभी को। एक बार रिप्लाई कर देंगे, फिर मैं 1 बाय 1 करके जब ये सेशन खत्म करेंगे तो मैं आप लोगों को आगे रिप्लाई भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब
ये तो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का बता दिया। एंशिएंट हिस्ट्री में अब हम अगर बात करें सीधे तौर पर, तो देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का मैं आप लोगों को एक शुरुआती चरण जो है वो बता देता हूं कि भैया एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी एक कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा इतिहास को पढ़ना अलग बात है, याद करना भी अलग बात है, एग्जाम की दृष्टि से सोचना और समझना अलग बात है। आप लोगों ने ना जाने कितने बात बचपन में यह सुना होगा कि बीता हुआ समय ही इतिहास कहलाया जाता है, और आज आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मिथ टूट जाएगा कि बीता हुआ समय तो जनरली है, सब अनपढ़ लोग भी बता देंगे कि भैया आज से जो पिछला समय बीत गया वही इतिहास है। लेकिन नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम इस पर चर्चा करें और इस पर अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें और इस संदर्भ के साथ हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि इतिहास वास्तव में है क्या, तो परिभाषा ये कहती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो कहती है क्या कि भाई इतिहास यानी हिस्ट्री जो है एक परिवर्तन है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, एक परिवर्तन है। मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो निगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिएगा सूखा पड़ा, मान लीजिएगा भूकंप आया, तो ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन परिणाम परिवर्तन तो हुआ ना, चेंजेस तो हुआ ना। आप अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, आप उनसे पहले पूर्वजों को थोड़ा इमेजिन करिए और पिछले देखिएगा कि किस तरह से आपका घर बने हुए थे, किस तरीके से लोग रहते थे। तो ये क्या है, बीता हुआ समय तो है, लेकिन कंक्लूजन यदि हम इसे लॉ की डेफिनेशन से पढ़ें, यदि लॉ के शब्दों में हम इसे इंटरप्रेट करें, तो ये क्या है, एक चेंजेस है। यानी हिस्ट्री इज अ चेंजेस, यानी परिवर्तन, यानी परिवर्तन ही क्या है, परिवर्तन ही इतिहास है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, परिवर्तन ही क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई इतिहास के बारे में, मैं थोड़ा सा एक डेमो देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। वैसे क्लासेस हमारी कल से स्टार्ट होंगी और इसमें सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लूंगा एक एक 1 बाय 1, जो भी लोग आप लोग टाइप कर रहे हैं तो याद रखेंगे। ठीक है, और इतिहास की अगर हम बात करें, अब देखिएगा ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है भाई, दो तरीके से हो सकता है। एक तो नेगेटिव हो सकता है, जो हम लोग नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव क्या हो सकता है भाई नेगेटिव ये हो सकता है, मान लीजिएगा भूकंप आया, मान लीजिएगा कोई आपदा आ गई, कोई युद्ध हुआ, जैसे कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध लिख सकते हैं आप लोग, या कोई नरसंहार हुआ जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो उसी से भी तो परिवर्तन ही हुआ। तो वो क्या है, नकारात्मक है। सकारात्मक क्या है, जैसे अगर आप लोग देखें तो सकारात्मक क्या है, जैसे वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हुआ। ठीक है, साम्राज्य बने, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आप लोग देखते हैं, महाजनपदों का निर्माण हुआ, महाजनपद बने। आप लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ भाई, आप लोग देखते हैं आगे क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए, सती प्रथा का अंत हुआ, दहेज बाल विवाह का अंत हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के रिफॉर्म हुए। क्या रिफॉर्म हुए, इतिहास में रिफॉर्म हुए। तो जैसे वेदों का बनना, ग्रंथों का बनना, और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, तो ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, ये भी तो इतिहास में परिवर्तन लेके आए भाई। राजा राम मोहन राय का नाम पढ़ते हैं ना आप लोग, तो राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, भारत का पुनर्जागरण का पिता, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है उन्होंने। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करा और प्रभावित करके इतिहास में एक ऐसा परिवर्तन लेके आए कि लोगों ने कुरीतियां, जो हमारे यहाँ कस्टम थे, जो काफी बेकार कस्टम थे, उनको बंद कराने की उन्होंने भरसक प्रयास करे और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। तो आप लोग देखते हैं उनकी पुस्तक है ब्रह्मलिंकन है, मिरातुल अखबार है, संवाद कौमुदी उनकी पुस्तकें हैं। और राजा राम मोहन राय तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। तो ये क्या है, अब इतिहास में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव
दो तरीके से परिवर्तन चलते हैं और दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप लोग कहोगे सर इससे हमारे एग्जाम का क्या मतलब है? तो ये थी एक बेसिक कहानी। अब आपके एग्जाम में यही सारे टॉपिक मान लीजिएगा, जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, आप लोग अगर देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इंडस सिविलाइजेशन मतलब सिंधु सभ्यता। तो उससे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बनेंगे, यूपी में भी और बिहार में भी। वैदिक सिविलाइजेशन है जिसे हम लोग, जिसमें वेदों का निर्माण होता है और इसके बाद में महाजनपदों का निर्माण होता है। महाजनपद है, मगध है, मौर्यंस हैं, गुप्ताज हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो तुर्कियन अटैक स्टार्ट हो जाएंगे, दिल्ली सल्तनत डेवलप हो जाएगी, मुगल आ जाएंगे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे यहाँ यूरोपियन कंपनीज आती हैं, और बाद में अंग्रेजों का शासन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और पूरे रेवोल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के नजरिए से। इतिहास को हम लोग समझेंगे केवल कॉन्सेप्ट के लिए, एक कहानी के रूप में हम समझेंगे, लेकिन परीक्षा के ध्यान में रखते हुए हम एक एक बिंदु को एग्जाम के इर्द गिर्द ही रखेंगे। ऐसी वो सभी चीजें हम लोग छोड़ देंगे जिनका संबंध एग्जाम से नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे, क्योंकि जीएस तो बहुत बड़ा होता है ना, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आप लोग समझ रहे हैं? तो जीएस कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आपको डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी। टेस्ट सीरीज जो भी टॉपिक होगा, टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज भी आपको देंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज आपको देंगे, और आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भी हम लोग देंगे। टॉपिक वाइज से ये होगा जो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? हम लोग जो पढ़ाएंगे, मान लीजिएगा हमने इंडस सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया, हमने मुगल काल पढ़ाया, तो मुगल के क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं वो हम आपको देंगे। और उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा, आज से 10-20 साल पहले सिर्फ पढ़ने से काम हो जाता था, पढ़ के सिलेक्शन ले लिया जाता था। उससे 10-20 साल पहले जाएं तो लोगों को जबरदस्ती घर से उठा के नौकरी दे देते थे। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये घर घर की बात है। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में क्या है कि सब लोग जो है क्या है, आज की डेट में पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं आज। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, किसकी? रिवीजन की, इसके बाद लिखने की, और इसके बाद पढ़े। यानी हमें प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ेगा। रीडिंग तो नॉर्मल सभी कर रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा रिवीजन, और रिवीजन के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लिखना। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, आप लोग भी वर्चुअली डिजिटली में इससे जुड़े हो, तो हम लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गए। लेकिन एग्जाम का, परीक्षा का पैटर्न तो वही है ना कि जाओ फिजिकली एग्जाम देखो, कॉपी पे आप लोगों को पेन तो चलाना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स की आप लोग चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर लो, लेकिन मुख्य परीक्षा में तो लिखने से ही मार्क्स आएंगे भैया। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है? तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक में बता रहा था। अब मैं अनुरोध करूंगा राकेश सर से कि राकेश सर आए और जनरल साइंस के बारे में आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, 1-2 टॉपिक भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और कुछ जनरल साइंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिर मैं आप लोगों को आगे आ रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ जनरल साइंस, फिर इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, और करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं अनुरोध करूंगा, देखिएगा राकेश सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राकेश सर स्टूडियो में ही है, तो राकेश सर आपको जो है जनरल साइंस के बारे में बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जनरल साइंस यूपी में नहीं आता है, केवल बिहार में आता है मेंस में, यूपी में मेंस में नहीं आता है, यूपी में केवल प्रीलिम्स में आता है, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट टू राकेश सर की प्लीज आए और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। आप लोग उनकी बात ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अभी मैं करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, और फिर आप लोगों को मैं लेके आऊँगा इंडियन ज्योग्राफी का एक डेमो आप लोगों को देना है, ठीक है? थैंक यू। तो राकेश सर वेलकम है आप लोगों का, आपका सर यहाँ पर, और जनरल साइंस के बारे में इनको कुछ बताइएगा। नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस विशेष क्लास में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर का प्रारूप क्या होगा, और हमारी जो रणनीति के ऊपर हम आज बात करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए।
जैपनीज भाषा में एक कहावत है, जैपनीज मुझे आती नहीं इसलिए हिंदी में ही बोलूँगा, ठीक है। जैपनीज में एक कहावत है कि जी हाँ सलमा जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। कुछ लोग हमको जानते भी हैं लग रहा है, कुछ लोग क्लास भी करते हैं हमारा, तभी कुछ लोग नमस्ते कुछ ज़्यादा प्रसन्न होकर कर रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैपनीज भाषा में एक कहावत है, प्लान विदाउट एक्शन इज नॉनसेंस, एक्शन विदाउट प्लान इज सुसाइड। इस एक लाइन में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को डिफाइन करने के लिए जैपनीज स्कॉलर ने बात किया था। एक्चुअल में जब मैं MBA करने के बाद जॉब करता था तो एक जैपनीज कंपनी में मेरी विजिट थी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में, तो मैं वहाँ गया हुआ था अपने बॉस के साथ, तो वहाँ पे एक लाइन यह लिखा हुआ था। तो जैपनीज कंपनी थी, जैपनीज में लिखा था, नीचे हिंदी में ऐसा ही कुछ लिखा था कि अगर आप सिर्फ प्लान बना रहे हैं कि जज बनना है, ये करना वो करना है, तो फिर वो करना ना है, लास्ट में ना है। जज बनना है तो लास्ट में ना है, प्लान ही रह जाएगा, एक्शन नहीं लेंगे तो नॉनसेंस टाइप की चीज हो जाएगी। इससे अच्छा प्लान बनाने में भी टाइम मत बर्बाद करिए, और अगर करना है तो प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान इतना प्रूफ मजबूत होना चाहिए कि कोई भी चीजें उसको तोड़ ना सके। एग्जाम जैसे अभी देखें, हम लोग जुडिशरी का यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लड़के 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बाल सफेद हो गया, टीचर के भी बाल सफेद हो गए हैं, स्टूडेंट्स के भी सफेद हो गए हैं, तैयारी चल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। आपका प्लान क्या है? 5 सालों में क्या होता है कि हिम्मत टूट जाती है, अपना धैर्य टूट जाता है कि 5 साल तैयारी के हो गए, वैकेंसी नहीं आया। तो आप धैर्य को बनाए रखिए, मतलब मजबूती के साथ लगे रहिए। और यूपी बिहार PCSJ की अगर बात करेंगे तो साइंस का सबसे ज्यादा रोल होता है। जैसे सर ने बताया कि साइंस का एक स्पेशल ही पेपर होता है, और साइंस में करीब 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स से, ये 30 क्वेश्चन साइंस में जो होते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से आते हैं। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जो टेक्नोलॉजी से भी पूछ लेते हैं, जैसे रिसेंट में कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बारे में पूछ लेंगे, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन आई है उसके बारे में पूछ लेंगे, जैसे अभी कैंसर का इलाज खोजा गया है, अभी कैंसर का इलाज खोज लिया गया है उसके ऊपर पूछ लेंगे, जैसे अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप था उसके ऊपर पूछ लेंगे। तो इस तरह करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बायो में से पूछे जाते हैं। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये मान के चलिए करीब 16 से लेकर 18 क्वेश्चन जो होंगे वो बायो से होंगे, 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, फिजिक्स से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, और केमिस्ट्री से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। बायो पे ही इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। बायो पे फोकस होता है, कुछ खास चैप्टर हैं जिन पे सबसे ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं। जैसे सेल से पूछेंगे, सेल में क्या पूछ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। डीएनए की खोज किसने किया, तो अब जब सेल को कर लेंगे तो फिर डीएनए पे आ जाएंगे, डीएनए पे भी पूछ लेंगे, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। अब उसमें से जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से क्या डिफरेंट करता है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, सेल में पाए जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेल में पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लिक एसिड है, दोनों में फास्फेट होता है, हाँ होता है, दोनों में शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर दे देगा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जी नहीं है, वही मतलब एक ऑप्शन जो है गलत है, मतलब वही अप्रोप्रिएट कथन होगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा जो है डीएनए पे ही बात करेंगे तो डीएनए से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे जीन थेरेपी क्या होता है, बीटी बैगन क्या होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी अगर उसको कहें तो हमें टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन हो जाता है, वो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें बायो में जो मेन चैप्टर है हमारा सेल हो जाएगा, पहला चैप्टर हो जाएगा सेल हो जाएगा। दूसरा हो जाता है सेल के अलावा जो होता है दूसरा चैप्टर जो हो जाता है आपका यह हो जाता है, अब सेल के बाद क्या आ जाएगा, सेल के बाद जो होता है ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे। तो जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हमारे पेट में कौन सा एसिड, स्टमक में कौन सा एसिड बनता है, उस एसिड की पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू बेसिकली वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ एसिड का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी पीएच वैल्यू पूछ रहा है। इंस्टेंटाइन जूस जो बन रहा है उसका पीएच वैल्यू पूछ रहा है।
बाइल जूस एसिडिक होता है कि एल्कलाइन होता है या क्षारीय होता है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन से पूछ लेगा, डाइजेशन वाले चैप्टर से पूछेगा। फिर इसके बाद ब्लड से भी क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। ये जो मेन चैप्टर इनके बारे में बात कर रहा हूँ, सेल हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें से यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन है, थायराइड कौन सा हार्मोन बनाती है, किस हार्मोन की कमी की वजह से जो है बौना रह जाता है, इंसान की हाइट नहीं बढ़ती है, कौन सा हार्मोन जो होता है प्रोटीन से नहीं बना होता है, जैसे जो हमारे रिप्रोडक्शन के हार्मोन्स होते हैं वह प्रोटीन से नहीं बने होते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे करके क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। 4 ही 5 चैप्टर है बायो में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बायो में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 4-5 चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारा सेल हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया आपका। इसके बाद जो बच जाता है आपका हमारा बच जाता है स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा, एस्केलेटरी सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीजों से पूछेगा। 16 में से 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर में से पूछ लेता है। इसके बाद बचा कुचा क्वेश्चन इधर उधर से पूछता है। न्यूरॉन के बारे में पूछेगा, ब्रेन के सिस्टम के बारे में पूछ लेगा। इसके अलावा जो आपका रेस्पायरेशन से पूछ लेगा। तो करीब करीब बायो में से 70% क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। यानी कि अगर 15-16 क्वेश्चन पूछ रहा है बायो में से तो उसमें से 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो इन चैप्टर पे हमको विशेष तौर पे ज्यादा फोकस करना होगा। और हम जब बायो पढ़ाते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे कि हमारा पूरा फोकस होता है कि सेल को अगर क्लियर कर लिए, सेल को अच्छे से समझ लिए तो बाकी सबको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाकी सब आसान है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाएगा, विटामिन के बारे में पूछा जाएगा, प्रोटीन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो डिजीजेस होती हैं, इनसे भी भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं में से करीब करीब आकर देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर जो है, न्यूट्रिशन हो गया, सेल हो गया, डीएनए, डाइजेशन, ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट हो जाता है हमारा, ब्लड हो जाता है, सब आ जाता है, इंडोक्राइन सिस्टम। इन्हीं में से करीब करीब आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 16 से 18 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन इतने ही टॉपिक में से कवर हो जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर दूसरे ऑर्गन सिस्टम से आते हैं। तो ये बायो का हो गया। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में सीधा क्वेश्चन पूछेगा। यद्यपि कि हम पढ़ाते समय कुछ ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन जो सरल तरीके से अगर देखें तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि इंद्रधनुष बनने का या रेनबो बनने का कारण क्या है, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पे काम करता है, सरल तरीके से पूछेगा। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे बोलते हैं। अब उसको समझाने के लिए हम 15 से 20 मिनट लगाएंगे। 2 मिनट में हम बता सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक हो गया, जो मिराज बनता है, हीरे का चमकना, ये सारी घटनाएं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। बस इतने में ही खत्म कहानी है। प्री में बस इतना पूछेगा, हीरे के चमकने के पीछे का कारण बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, रिफ्रैक्शन दे देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है। कॉल जो है आप कॉल अभी क्लास खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ये सेशन खत्म होगा कॉल शुरू कर सकते हैं। मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आप डाल सकते हैं। मैसेज आप डालकर छोड़ दीजिए, तो कॉल आप कभी भी कर सकते हैं। सर अगर क्लास में नहीं रहेंगे तो कॉल आपका उठा लेंगे, क्लास में रहेंगे तो कुछ समय बाद खुद ही कॉल बैक कर लेंगे। कॉल आप कभी भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप हमेशा मैं बात करता हूँ, जो लोग मेरा क्लास अटेंड करते हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में क्वेश्चन पूछिए। अगर आज सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका सिलेक्शन पे सवाल उठना शुरू हो जाएगा, वहां पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे अगर सवाल नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन खूब पूछा करिए, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए। न समझ में आए तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी हेजिटेट मत करिए। 2-2 4 होता है, जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए वो दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। ठीक है। आइंस्टाइन जो थे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन अकबर के बारे में क्या जानते थे? नहीं जानते थे कुछ ना।
तो यही बात होती है, हर कोई सारी चीजें नहीं जानता है, तो आप भी सारी चीजें नहीं जानते हैं, तो जानने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक सवाल पूछिए। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले चैप्टर से आ जाता है मापन, जो मेजरमेंट यूनिट होती है, तो किस चीज को किस में मापा जाता है यह पूछता है आपसे। कभी कभी पूछ लेगा विद्युत धारा को किस में मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है, जो आपकी जो ओजोन गैस है इसको किस में, इसकी मोटाई को किस में, इसकी डेंसिटी को किस यूनिट में मापा जाता है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ लेगा। मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पूछ लेता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, इस तरह करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। उस सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से अगर आप जानते होंगे तो सही को आप चूज करेंगे। तो यहाँ फिजिक्स में मेजरमेंट से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर नॉर्मल फिजिक्स के बारे में बात करेगा तो नॉर्मल फिजिक्स में आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पीसा की मीनार क्यों तिरछी है, क्यों नहीं गिर जाती, तो आपको समझाना पड़ेगा कि यह जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जो बेस लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस में है, जिसकी वजह से तिरछा होने के बाद भी यह बैलेंस में रहती है। ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में आपको समझाया जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पे काम करती है या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कपड़े को सुखा देती है, इस तरह करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बारे में। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि सरफेस टेंशन क्या होती है, या टेंशन क्यों होता है, सरफेस टेंशन कैसे होता है, गोल बूंदें गोल ही क्यों रहना चाह रही हैं। आपसे पूछा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वह पूछेगा कि कमल के पत्तों पे जो है पानी की बूंदें क्यों नहीं चिपकती हैं, कमल के पत्ते भीगते क्यों नहीं हैं, तो वहां पे आपको कोहेसिव फोर्स के बारे में बताना पड़ेगा, एडेसिव फोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन आपसे, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए। लूसेंट देखिए बहुत अच्छी किताब है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लूसेंट फिर आपको हेल्प नहीं करेगी। आप लूसेंट पढ़ते रहेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लूसेंट को अगर आप 1 बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो लूसेंट आपको अच्छे से समझ में आएगी, फिर आपकी अच्छी खासी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि उसमें कंटेंट बड़ा प्रिसाइज तरीके से ठूस कर लाइन टू लाइन कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो लूसेंट आपके लिए बेकार किताब है। रट्टा मारकर याद रख सकते हैं तो फिर ठीक है, 300-400 पेज अगर आप लगातार याद कर सकते हैं लाइन टू लाइन तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म आपकी मेहनत अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेहनत को चाहते हैं कि आपके दिमाग में टिकी रहे, एग्जाम में काम आए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, 0 से शुरू करने के लिए कोई बुक है? 0 से शुरू करने के लिए मेरा क्लास काफी है, बुक नहीं है कोई। हमारी कोचिंग का कंटेंट जो दिया जाएगा, देखिए कंटेंट सारी किताबें वही होती हैं, कोई भी प्रिसाइज कोई भी बुक जो है उस पर हेल्प नहीं कर सकती है। आप एनसीईआरटी बेस की कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मेहनत करके खुद समझ के क्लियर करना पड़ेगा। बुक से समझेंगे तो आपको जो चैप्टर 2 दिन में समझ में आएगा, हो सकता है वो चैप्टर हम 1 घंटे में क्लियर करा दे। कोचिंग और क्लासेस का बस यही फायदा होता है, बाकी बुक से पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और किसी का कुछ? धन्यवाद, थैंक यू सलमा जी, थैंक यू। चलिए अब सर आएंगे, सर कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी का धन्यवाद। देखिएगा मैंने सर को इसलिए बुलाया था, आप लोगों को जनरल साइंस के टॉपिक बता दें, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ साथियों से बताना चाहूँगा कि जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपैरेटिवली अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब अब कोई भी पब्लिकेशन पर्टिकुलर गाइड तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन पर्टिकुलर बुक आपको नहीं मिलेंगी। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जल्दी हम टारगेट फॉर IQ की तरफ से हमारी बुक्स भी पब्लिश होने जा रही हैं बहुत जल्दी। अब चलिए मैं आप लोगों को, राकेश सर को धन्यवाद करूंगा, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को थैंक यू सर, थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आप लोगों को कुछ डेमो दे देता हूँ जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें बेसिक से, किसी ने पूछा सर बेसिक से,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज और समझते हैं कि भाई भारत क्या है। ठीक है, मेन चीज यही है आप लोगों को। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग और समझिएगा कि हमारे तरीका क्या है और कैसे हम एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया यानी भारत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यही तो देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ऐसे वो सभी साथी जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं उनके लिए फायदा है। अब भारत को हम लोग 3 तरीके से देखेंगे। एक तो हम इसकी हिस्टोरिक देखेंगे, हिस्टोरिक तरीके से देखेंगे। एक हम लोग इसको ज्योग्राफिकली देखेंगे, ज्योग्राफिकली, और एक हम इसको पॉलिटिकली देखेंगे, यानी पॉलिटिकली मतलब जो पॉलिटिकली की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से हम लोग देखेंगे। अब देखो भारत में आप लोगों को एक शब्द से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों का, और जिंदगी में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस तरह से कभी इस चीज को सोचा भी नहीं होगा जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि भारत की उत्पत्ति, भारत यानी मानव सभ्यता और संस्कृति जितनी पुरानी है ना, उससे कहीं ज्यादा पुराना हमारा भारत है। यानी भारत का अस्तित्व उतना स्वयं में पुराना है जितना स्वयं में मानव यानी ह्यूमन जब से माना जाता है तब से भारत का अस्तित्व माना जाता है। इसकी संस्कृति यानी इसका कल्चर, इसका ट्रेडिशनल और इसके जो लोग हैं वो उतने ही पुराने हैं, इतनी इसकी विरासत है इतनी बड़ी कि जितना स्वयं में मानव है। अब हम इसे एग्जाम के तरीकों से लेके चलते। अब देखिएगा इतिहास में अगर हम भारत की बात करें तो भाई यहाँ पर सबसे पहले जो आर्यंस आए थे, आर्यंस कब आए, 1500, अगर हम देखें तो 1750 बीसी से लेकर 650 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं आर्यंस को काल को। तो यहाँ पर आर्यंस आए और इन आर्यंस ने जो भारत है, भारत का मैप मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये भारत का मैप आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये भारत का मैप है, लेकिन ये जो मैप मैंने बनाया है ये वर्तमान भारत का है। हमें ठीक 3000 यानी 2000 ये और 2004 या 5000 साल पहले चलना पड़ेगा। अगर हम 4 या 5000 साल पहले चले तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भारत है उसका जो विस्तार है वो यहाँ तक हमें देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान हो गया और ये आपका अफगानिस्तान वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और नीचे जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये बांग्लादेश का पार्ट बे ऑफ बंगाल से जुड़ा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। और ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर नेपाल और यहाँ पर भूटान, ये भी कभी भारत के आर्यव्रत में काउंट होते थे। और ये पूरा जो आपका नीचे का पार्ट है म्यांमार का, म्यांमार तो आप पता है वर्मा 1935 के जो एक्ट आया था उसी से अलग किया गया था। तो ये पूरा भारत था। और इतिहास में आज अगर हम बड़े सीधे शब्दों में बात करें तो इसको कहते थे आर्यंस, यानी यहाँ पे जो निवास करने आए आफ्टर डेमोलिशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के बाद लोगों ने इस पार्ट को, इस भूभाग को क्या कहा, आर्यव्रत का। और उन्हीं के एक राजा थे आर्यंस के, भरत नाम, कि क्या नाम था, इन्हीं के एक राजा थे और उन राजा का नाम था भरत, और भरत के नाम से ही हमारे इसका नाम पड़ा है भारत। ये आप लोग याद रखिए। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। भरत ने भारत नाम पढ़ के ये खत्म नहीं होती है। आप लोगों ने इसका नाम हिंदुस्तान सुना होगा, आपने इसका नाम इंडिया सुना है, आपने इसका नाम सोने की चिड़िया सुना है, आपने इसका नाम जम्बू द्वीप सुना है। तो जब जैसे जैसे विकास होता चला गया तो जैनियों ने, इतिहास में जब जैन धर्म का उदय हुआ तो जैन धर्म ने इसे जम्बू द्वीप कहा। क्या कहा, जम्बू द्वीप कहा। और इसको जो है अगर हम बात करें तो यूनानी लोग थे, यूनानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान इसको कहा। ठीक है, जो यूनान के लोग थे, यानी यूनानियों ने, सॉरी, इसको जो है यूनानियों ने इसको जो है इंडिया कहा, इंडिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। यूनान जो अंग्रेज से आए थे, और जो अरब लोग थे, अरेबियन लोग थे, अरबों ने इसको जो है हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसके अलग अलग नाम थे, अलग अलग लोगों ने इतिहास के काल चक्र में, मैंने आपको बताया था ना कि इतिहास बीता हुआ समय नहीं, इतिहास एक परिवर्तन है। और परिवर्तन कैसा हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, भौतिक हो सकता है। और नाम आप लोग देखिएगा कि पहले प्राचीन काल में लोगों के नाम कैसे होते थे और अब कैसे होते, तो यही तो परिवर्तन है। आप लोग देखिएगा पुराने समय में प्राचीन नदियों के नाम भी अलग थे। भाई सतलज थी, उसे सतुद्री कहते थे। ठीक है,
राबी को परुसड़ी कहते थे। तो इतिहास क्या है कि ये भौतिक परिवर्तन भी करता है, परिवर्तन सब तरीके से परिवर्तन करता है। और यहाँ पर ज्योग्राफिकली परिवर्तन भी मिले। ज्योग्राफी परिवर्तन कैसे, ये तो हमने इतिहास के काल पे देखा। अब इसी चीज को अगर हम लोग देखें भाई, इसी चीज को हम लोग अगर देखें तो इसी चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे इसको, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम समझे तो ज्योग्राफी में आप लोग देख रहे हैं कि भारत की ज्योग्राफिकल चेंजेस होते जा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि प्रत्येक साल भारत लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसक रहा है, इधर की ओर खिसक रहा है। तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। ये भी क्या है, एक परिवर्तन है, जिसे हम लोग इतिहास को रिलेट करके पढ़ते हैं। हालांकि मैं ज्योग्राफी में बता रहा हूं, तो ज्योग्राफी में भारत की डेफिनेशन आप लोग समझ गए। जैनियों ने जम्बू कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा, अरेबियंस ने हिंदुस्तान कहा और आर्यंस ने आर्यव्रत इसको कहा। क्लियर है। अब आते हैं ज्योग्राफिकली आधार पर इस भारत के परिचय और डेफिनेशन को समझने के लिए। मान लीजिएगा आप लोग इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में पूछ लिया बताइए भारत की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग किस तरह से उसे कोट करोगे। तो ये भी तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा कि जैनियों ने हिंदुस्तान को किस नाम से पुकारते थे। आप लोगों से आ जाएगा यूनानी भारत को किस नाम से पुकारते थे। आप लोगों को आ जाएगा कि भाई अंग्रेज भारत को किस नाम से जानते थे। हालांकि बहुत, और ये मैचिंग में बना सकता है आपको, मैचिंग में कालक्रम के अनुसार से मैचिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिएगा ज्योग्राफी के आधार पर हम देखें तो ये ज्योग्राफी के आधार पर ये है हमारा भारत और नीचे है हिंद महासागर, हम कहते हैं इसको हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, और इधर है चीन, और चीन के साथ साथ आप लोग इधर हिमालय देख सकते हैं, और यहां पर है अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो आप लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हो कि दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण के बीच का वह विशाल मैदान। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हिंद महासागर के उत्तर में हिमालय श्रेणी के दक्षिण में वह विशाल मैदान भारत कहलाता है। आप लोग समझ गए ज्योग्राफिकली डेफिनेशन समझ गए आप लोग ज्योग्राफिकली डेफिनेशन समझ गए कि भाई हिंद महासागर के दक्षिण में और हिमालय के उत्तर का जो विशाल मैदान है दैट इज भारत। ये हमें समझना है। अब ज्योग्राफी के आधार से ज्योग्राफिकली, क्योंकि ज्योग्राफी दो तरह की होती है, एक पॉलिटिकल मतलब जो मानव द्वारा चीजें बनाई गई, राज्यों का निर्माण, जिलों का निर्माण, बाउंड्री रेखा। एक होती है फिजिकल जो बाय नेचर बनती है। जैसे यहाँ पर हिमालय हमने थोड़ी बनाया, ऑटोमेटिक बना। कोई नदी निकली हमने थोड़ी बनाई, ऑटोमेटिक बनी। तो उसे पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी में। अब अगर आप देखें तो ये अरब सागर हो गया, इधर देखें तो श्रीलंका है, यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पाक की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ऐसे हमारे जो हैं क्या है पूरे पड़ोसी देशों से मिलकर भारत घिरा है। तो ये चीज हम लोग ज्योग्राफी में इस तरह से पढ़ेंगे। अभी केवल कॉन्सेंट्रेशन हमारा भारत पर है, हम लोग भारत को समझ रहे हैं। अब भारत में मैंने तीसरा शब्द आप लोगों को बताया था कि पॉलिटी। भाई पॉलिटी के आधार पर भी तो भारत की डेफिनेशन देखनी है हमें। इंडिया है क्या, तो भाई इंडिया है क्या ये आप लोग तो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके, आर्टिकल 1 में आप लोग पढ़ चुके कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत। यानी एक शब्द को, मेरा कहने का मतलब है एक शब्द सब्जेक्ट 3, एक शब्द सब्जेक्ट 3 एग्जाम 1। आप लोग सोचो कि कितना हेल्पफुल चीजें आप लोगों की होंगी। और इसी भारत को अगर हम लोग देखें तो हमें एक शब्द को कई चीजों से कोरिलेट करके पढ़ना है। क्योंकि मैं आप लोगों को प्यारे साथियों बता दूं कि वो जमाने चले गए आप लोगों के, जब लूसेंट से पढ़कर, घटना चक्र से पढ़कर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखें। ये मेरी बात पे यकीन ना करें, खुद एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और उसको एनालिसिस करें और पढ़ें, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो तौर तरीके हैं एग्जाम पूछे जाने के कमीशन के द्वारा, उनमें काफी बड़ा बदलाव देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, वो इसलिए अब जरूरत है एक सब्जेक्ट के साथ कई सारी चीजों को पढ़ लेंगे। अब देखिएगा भाई हाल ही में आप लोगों ने देखा द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है हमारी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। क्या बनी है, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक है, तो भाई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। अब राष्ट्रपति बन रही है तो आर्टिकल 52 में बन रही है। कहाँ की है भाई, उड़ीसा राज्य की है, ठीक है, उड़ीसा राज्य की है। और कैसी है, सेकंड वुमेन बनी है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइबल यानी आदिवासी बनी है, पहली आदिवासी महिला बनी है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इससे पहले क्या रह चुकी है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड भी ये रह चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिएगा हमें अपने दिमाग को कितना डाइवर्स करना है, ये आएगा प्रैक्टिस, कितनी बड़ी चीजों को हम ज्यादा एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे अब ये उड़ीसा शब्द आया तो डेफिनेटली क्या है कि जो एग्जामिनर कॉपी को पेपर को सेट करेगा वो या तो झारखंड से या फिर उड़ीसा राज्य से क्वेश्चन आपके उठाएगा। अब आपके दिमाग में प्रिपरेशन, मेंटली प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उड़ीसा शब्द आया है तो उड़ीसा राज्य से क्या क्या चीजें हमारी बन सकती हैं। जैसे कोणार्क टेम्पल है, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई ये किसने बनवाया। फिर है आपकी चिल्का लेक है, ये आपको पता होनी चाहिए, भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक है। फिर आपको पता होना चाहिए जो हमारा भीतरकनिका है, भीतरकनिका आप लोगों ने सुना होगा ना, जो आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो आप इसमें देखिएगा। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं इसमें, बनेरघट्टा है जो नेशनल पार्क है। इस तरीके से चीजों को आप लोगों को तैयार करना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उन चीजों को पढ़ना है। एक से एक चीजों को हम लोगों को रिलेट करके पढ़ना है, रिलेट करके। जब तक हम लोग रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे कोई भी चीज तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीएस में यदि आप दिमाग को मल्टी डायमेंशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि जब तक जीएस आप अपने चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे। जो मैं करंट अफेयर देता हूं आप लोग देखते होंगे, उस करंट अफेयर में बहुत सारे तथ्य एक दूसरे तथ्य से रिलेट कर देता हूं। समय तो उतना ही लग रहा है लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बढ़ जा रही है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब आप लोगों की बढ़ जाती है उससे। जैसे हम लोगों ने अभी कहा द्रौपदी मुर्मू पढ़ रहे थे और पूरा उड़ीसा को हम लोगों ने यहाँ पर फोकस कर लिया। अब मुझे एक एक करके कोई भी साथी अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके जो भी लाइव क्लासेस में दे रहा हूँ ये या रिकॉर्डेड इस क्लासेस को आप लोग देखेंगे तो आप लोग ऐप पर अपना व्हाट्सअप, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, इस पर अपनी क्वेरी, आप जब भी अपनी क्वेरी करें अपना नाम और कोर्स का नेम जरूर मेंशन करें ताकि हमें पता चल जाए कि हमें किस कोर्स के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं किसी की क्या क्या क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सबका आप लोगों का आंसर दे देता हूं। कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस, सब्जेक्ट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, कल सुबह से भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और राकेश सर जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे दीपावली के बाद, उसका टाइमिंग हम आपको बता देंगे। तो कल हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल से बिहार के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिहार के लिए तो जो लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूं। पहले तो हम इंट्रो देखेंगे, इंट्रो मतलब भारत है क्या। फिर हम भारत को दो तरीके से देखेंगे, नंबर एक पॉलिटिकली, पॉलिटिकली मतलब राज्य, यूनियन टेरिटरी, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र। फिर हम लोग इसे फिजिकली पढ़ेंगे, फिजिकली का मतलब क्या है, जैसे जैसे रेंजेस को पढ़ेंगे, रेंजेस हो गई, हमारी रिवर्स हो गई, ठीक है, हमारे डैम या आपकी लेक हो गई या फिर आपकी कोस्टल बाउंड्रीज हो गई, उनको हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी इंडियन ज्योग्राफी में रिवर के बाद हम लोग डैम, लेक, ट्राइब्स, इंडस्ट्री, ठीक है, क्लाइमेट, भारत की क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसी में 2011 की जनगणना और इसी में ज्योग्राफी में हम लोग जो है अपने प्रोडक्शन को पढ़ेंगे। प्रोडक्शन मतलब जो हमारा जैसे कोयला प्रोडक्शन, मैग्नीज प्रोडक्शन, उसको पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे विद करंट अफेयर। हर क्लास में 15 मिनट हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। सैटरडे में आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा, संडे पूरी तरीके से ऑफ रहेगा, ठीक है।
ला के लिए ऐड कर देंगे। रवि सर आप लोगों को ला की क्लासेस पढ़ाएंगे, तो जो भी चाहते हैं तो याद रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्लासेस बैच, आपको पता है बोर्ड पर हम एक ही भाषा लिख सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो जिसमें जिसकी जो क्वेरी है अपना नाम लिखें, तब जाके पूरी क्वेरी लिखें। जो बच्चे ऐड नहीं हो पाए उन्हें ऐड कर देंगे, जो लोग एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक सेशन, जो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग 1 साल तक देख सकते हैं, ये क्लासेस आप 1 साल तक चाहे जितनी बार भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैव ए गुड डे।